नमस्ते बच्चों। आज अपने बात करेंगे कक्षा 8 का दूसरा चैप्टर जिसका नाम है सूक्ष्म मित्र, शत्रु एवं मित्र। तो हम सूक्ष्म जीव, शत्रु एवं मित्र वाले चैप्टर की बात करेंगे। यानी क्लास संख्या 8 है आज हमारी और लेसन संख्या 2 की बात करेंगे। हम पाठ संख्या 2 की बात करेंगे जिसका नाम है सूक्ष्म जीव, मित्र एवं शत्रु। मित्र एवं शत्रु। तो देखिए इसमें सबसे पहली बात आती है कि सूक्ष्म जीव क्या है, सूक्ष्म जीव किसे कहेंगे। तो देखिए बच्चों, सूक्ष्म जीव की बात करें तो सूक्ष्म जीव वह छोटे से छोटे जीव होते हैं जिनको हम सामान्य आंखों से नहीं देख सकते। और जिन जीवों को हम सामान्य आंखों से नहीं देख सकते ऐसे जीवों को हम क्या बोलते हैं, सूक्ष्म जीव। तो इसकी परिभाषा हो गई कि सामान्य आंखों से नहीं देखने वाले जीव, सामान्य आंखों से नहीं दिखने वाले जीव, नहीं दिखने वाले जीव सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। ये तो हो गई सूक्ष्म जीव की परिभाषा कि सूक्ष्म जीव किसे कहेंगे। तो सामान्य आंखों से नहीं देखने वाले जीव को हम क्या बोलते हैं? सूक्ष्म जीव। फिर आता है कि सूक्ष्म जीव जो सामान्य आंखों से नहीं दिखते हैं, फिर इनको देखने के लिए एक यंत्र का उपयोग किया जाता है, उसको हम बोलते हैं सूक्ष्मदर्शी। सबसे पहले ल्यूवेन हॉक ने सूक्ष्मदर्शी यंत्र के द्वारा सूक्ष्म जीवों को देखा था। तो सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए जिस यंत्र का उपयोग किया जाता है उसको हम बोलते हैं सूक्ष्मदर्शी। तो क्वेश्चन आपसे पूछे सूक्ष्मदर्शी किसे कहते हैं, आप कहोगे सूक्ष्म जीवों को देखने का उपकरण, सूक्ष्म जीवों को देखने वाला उपकरण, देखने वाला यंत्र जिनसे हम सूक्ष्म जीवों को देखते हैं उस यंत्र को हम क्या बोलते हैं? सूक्ष्मदर्शी। फिर आता है कि सूक्ष्मदर्शी के द्वारा सबसे पहले सूक्ष्म जीवों को किन्होंने देखा था? तो सबसे पहले सूक्ष्म जीवों को देखा था ल्यूवेन हॉक ने। किसने देखा था बच्चों? ल्यूवेन हॉक ने। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि सूक्ष्म जीवों को सबसे पहले किसने देखा था, तो उसका उत्तर होगा ल्यूवेन हॉक। फिर देखिए हमारे चैप्टर का नाम है सूक्ष्म जीव, मित्र और शत्रु। यानी यह सूक्ष्म जीव है, ये हमारे लिए लाभदायक भी है और ये हमारे लिए हानिकारक भी है। उससे पहले हम पढ़ेंगे कि इन सूक्ष्म जीवों को हमारे वैज्ञानिकों ने कितने वर्गों में बांट रखा है ताकि हमारे अध्ययन में सुविधा रहे। तो इन सूक्ष्म जीवों को मुख्य रूप से 4 वर्गों में बांटा गया है। अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि सूक्ष्म जीवों को कितने वर्गों में बांटा गया है, तो उसका उत्तर होगा 4 वर्गों में बांटा गया। तो हम इन 4 वर्गों के बारे में देखते हैं एक एक करके कि सूक्ष्म जीव कौन से 4 वर्गों में बांटा गया। तो हम अगर सूक्ष्म जीवों के वर्ग की बात करें तो बच्चों इसके 4 वर्ग आते हैं। एक आता है जीवाणु, फिर बच्चों दूसरा आता है कवक, तीसरा होता है बच्चों शैवाल और चौथा होता है बच्चों प्रोटोजोआ। तो ये मुख्य रूप से 4 वर्ग होते हैं सूक्ष्म जीवों के। अगर सीधा क्वेश्चन आए सूक्ष्म जीवों को कितने वर्गों में बांटा गया है, तो उत्तर करना है 4 वर्गों में बांटा गया है। नाम लिखिए तो उसमें क्रमशः यही नाम है, जीवाणु, कवक, शैवाल और प्रोटोजोआ। ये सूक्ष्म जीवों के 4 वर्ग है। सूक्ष्म जीवों को इन 4 वर्गों में बांटा गया है। फिर आता है कि सूक्ष्म जीवों में से जीवाणु, कवक, शैवाल और प्रोटोजोआ, इसके उदाहरण पूछ लेते हैं, जिसमें से कवक और शैवाल, प्रोटोजोआ, इनके उदाहरण कई बार पूछे हुए। तो हम उदाहरण देखते हैं इनके कि इनके क्या क्या उदाहरण हो सकते हैं। तो इनके सामने हम इनके उदाहरण लिख लेते हैं। तो देखिए बच्चों, अगर हम जीवाणु के उदाहरण की बात करें, कवक के उदाहरण की बात करें, चाहे शैवाल या प्रोटोजोआ के उदाहरण की बात करें, तो आप इतने पीछे 6 और 7 क्लास से पढ़ते आ रहे हो कि सर प्रोटोजोआ के अंदर अम्बीबा, पैरामीशियम, जुगलेना, ये सूक्ष्म जीव आते हैं। तो इसके उदाहरण तो आपको याद है कि सूक्ष्म जीवों में एक तो आता है अम्बीबा, एक आता है पैरामीशियम, और एक आता है युगलिना।
तो ये बच्चों आपके प्रोटोजोआ के उदाहरण हो जाएंगे। प्रोटोजोआ के उदाहरण पूछो तो ये 3 उदाहरण प्रोटोजोआ के, अमीबा, पैरामीशियम और जुगलिन। इसी तरह से अगर मैं जीवाणु के उदाहरण की बात करूं तो बच्चों हमारे इस बुक में जीवाणु के उदाहरण दे रखे हैं, छड़नुमा जीवाणु या स्पाइरल जीवाणु। तो छड़नुमा और स्पाइरल जीवाणु ये जीवाणु के उदाहरण हो जाएंगे। छड़नुमा का मतलब हो गया वो कोमे नुमा दिखेंगे, छड़नुमा दिखेंगे। फिर देखो अगर हम कवक की उदाहरण की बात करें तो कवक के उदाहरण में अगर आपको याद हो तो कवक के उदाहरण में एक तो आता है राइजोपस। राइजोपस एक कवक है और एक हम पढ़ते हैं पेनिसिलियम। तो सीधा क्वेश्चन आता है कि राइजोपस, पेनिसिलियम और एस्परजिलस ये किसके उदाहरण है? तो ये बच्चों कवक के उदाहरण है। अगर क्वेश्चन पूछे कवक के उदाहरण लिखिए तो कवक के उदाहरण में ये 3 नाम लिखने हैं आप, राइजोपस, पेनिसिलियम और एस्परजिलस। ये बच्चों आपके कवक के उदाहरण हो जाएंगे। और इसी तरह से अगर हम शैवाल के उदाहरण की बात करें, क्वेश्चन आता है कि शैवाल के भी उदाहरण लिखिए, या आपको उदाहरण देकर के पूछेगा कि इनमें से कौन सा शैवाल का उदाहरण नहीं है या कौन सा शैवाल का उदाहरण है। तो शैवाल के भी उदाहरण हमारी बुक में 2 दे रखे। तो हम अब शैवाल के उदाहरण की बात करते हैं कि इसमें से शैवाल के उदाहरण कौन से है। तो शैवाल के उदाहरण में से एक तो उदाहरण है आपके क्लेमाइडोमोनास। तो क्लेमाइडोमोनास शैवाल का उदाहरण है। दूसरा एक और उदाहरण है शैवाल का जिसको हम बोलते हैं स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा तो ये बच्चों आपके शैवाल के उदाहरण हो जाएंगे। मैं एक बार वापस बताता हूं, सुनना। अगर हम कहें कि सूक्ष्म जीवों को कितने वर्गों में बांटा गया है तो आप कहोगे सूक्ष्म जीवों को 4 वर्गों में बांटा गया है। अब 4 कौन कौन से वर्ग है? तो आप कहोगे 4 में से पहला वर्ग है जीवाणु। जीवाणु के उदाहरण में आते हैं छड़नुमा जीवाणु या स्पाइरल जीवाणु। फिर आता है दूसरा उदाहरण है कवक का, और कवक के अंदर आते हैं राइजोपस, पेनिसिलियम, एस्परजिलस, ये कवक के उदाहरण है। तीसरा उदाहरण है शैवाल का, और शैवाल के अंदर आते हैं क्लेमाइडोमोनास और स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा और क्लेमाइडोमोनास ये दोनों शैवाल के उदाहरण है। और चौथा आता है आपके प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ जनित उदाहरण के नाम लिखिए। तो प्रोटोजोआ सूक्ष्म जीव में अम्बीबा, पैरामीशियम और युग्लिना आता है। तो बच्चों पहला क्वेश्चन तो यहां से बनता है कि सीधा आपको उदाहरण देकर के पूछ लेंगे कि इसमें से कौन सा कवक है, कौन सा शैवाल है। तो एक तो हमें ये याद रखना है कि इसमें से शैवाल कौन सा है, कवक कौन सा है। फिर हम चलते हैं इसमें से कि सूक्ष्म जीव हमारे लिए मित्र कैसे है, सूक्ष्म जीव हमारे लिए शत्रु कैसे है। तो फिर अब हमारा टॉपिक शुरू होता है कि सूक्ष्म जीव हमारे लिए मित्र कैसे है, मित्रवत सूक्ष्म जीव या लाभदायक सूक्ष्म जीव। तो हम अब बात करते हैं कि मित्रवत सूक्ष्म जीव या लाभदायक सूक्ष्म जीव। तो अब हमारी नेक्स्ट हेडिंग आती है मित्रवत सूक्ष्म जीव। अब हम बात करते हैं मित्रवत सूक्ष्म जीव की। मित्र के रूप में हमारे सूक्ष्म जीव कैसे मित्र कहें या लाभदायक कहें। लाभदायक सूक्ष्म जीव कि हमारे लिए सूक्ष्म जीव लाभदायक कैसे है, हमारे लिए क्या फायदे के हैं सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव जिनको हम सामान्य आंखों से नहीं देख सकते, ऐसे छोटे से छोटे जीवों को हम सूक्ष्म जीव बोलते हैं। ये सूक्ष्म जीव हमारे लिए क्या लाभदायक है उसकी हम बात करेंगे। तो देखिए बच्चों, अगर हम पहले लाभ की बात करें कि सूक्ष्म जीव हमारे लिए क्या काम आता है, तो सूक्ष्म जीव का उपयोग करके बच्चों हम दूध से दही बना सकते हैं। दूध से क्या बना सकते हैं? दही बना सकते हैं। इसके साथ हम ब्रेड बना सकते हैं, इसके साथ हम केक बना सकते हैं। इनके बनाने में किसका योगदान है? सूक्ष्म जीवों का। तो अगर आप कहोगे पहला तो लाभ हो गया कि सर दूध से दही बनाने में, ब्रेड बनाने में, केक बनाने में सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है, तो ये तो हमारे लिए अच्छा काम कर रहे हैं, तो हमारे लिए लाभदायक होगा। पहला लाभ होगा कि सूक्ष्म जीवों के द्वारा दही, ब्रेड, केक बनाए जाते हैं। सीधा क्वेश्चन आता है कि सूक्ष्म जीवों के द्वारा होने वाले लाभ लिखिए, या सूक्ष्म जीव हमारे लिए मित्रवत कैसे है समझाइए। तो उसमें से आपको पहला लिखना है कि सूक्ष्म जीवों के द्वारा हम दही बना सकते हैं, ब्रेड, केक, ये हम सूक्ष्म जीवों का उपयोग करके बना सकते हैं। तो ये पहला लाभ हो गया। दूसरा लाभ देखिए बच्चों, दूसरा लाभ आता है कि यही सूक्ष्म जीव
पर्यावरण को स्वच्छ रखते हैं, पर्यावरण को स्वच्छ रखते हैं। कैसे छोड़ना, कि हम तो क्या करते हैं कि फल सब्जियां, फलों के छिलके, सब्जियों के छिलके बाहर फेंक देते हैं, लेकिन बाहर ये मिट्टी में दबने के बाद सड़ जाते हैं, गल जाते हैं, सड़ने गलने से बदबू आने लग जाती है। लेकिन जो सूक्ष्म जीव है वो इनको सड़ा गला करके मिट्टी में वापस मिला देते हैं, लंबे समय तक मिट्टी में नहीं रखते हैं, मिट्टी में वापस मिला देते हैं। तो ये हमारे वातावरण को स्वच्छ बनने में, हमने तो फलों और सब्जियों के छिलकों को वातावरण में फेंक दिया था, हम तो इस प्रकृति को प्रदूषित कर रहे थे, लेकिन ये सूक्ष्म जीव हमारे लिए लाभदायक है, वो उनका अपघटन करके वापस मिट्टी में मिला रहे हैं। तो ये हमारे पर्यावरण को भी स्वच्छ रखते हैं। तीसरा लाभ, तीसरा लाभ देखिए, तीसरा लाभ आता है कि यही सूक्ष्म जीव मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाते हैं, मिट्टी की उर्वरता को, मिट्टी की उर्वरता या मिट्टी के उपजाऊपन को बढ़ाते हैं। जैसे राइजोपस, ये राइजोपस एक ऐसा सूक्ष्म जीव है जो गांठ वाले पादप होते हैं जिनसे दालें बनती है, उनकी जड़ों में पाया जाता है, और उनकी जड़ों में ये उन पादपों के लिए पोषण प्रदान करता है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। तो ये उससे क्या होता है कि उसकी उपजाऊपन बढ़ती है, तो मिट्टी के उर्वरता या उपजाऊपन को बढ़ाने में भी सूक्ष्म जीव लाभदायक है। फिर अगला आता है, इन सूक्ष्म जीवों का उपयोग हम औषधीय रूप में भी करते हैं, औषधि के रूप में भी इनका उपयोग किया जाता है। औषधि के रूप में हम बात करेंगे कि औषधि के रूप में कैसे इसका उपयोग किया जाता है। जैसे मैं अभी उदाहरण आपको देता हूं, औषधि के रूप में हम इसके उपयोग की बात करें तो औषधि में ये सूक्ष्म जीवों, पेनिसिलियम हम प्राप्त करते हैं, कवक से पेनिसिलियम प्राप्त करते हैं, और इसी पेनिसिलियम का उपयोग हम एंटीबायोटिक, प्रतिजैविक के रूप में भी करते हैं। तो इन सूक्ष्म जीवों का उपयोग औषधि के रूप में भी किया जाता है। और फिर अगला आता है, इन सूक्ष्म जीवों का उपयोग हम, पांचवा आता है, वाणिज्यिक रूप से भी करते हैं। या व्यापारिक रूप से भी, व्यापारिक रूप से भी हम इन सूक्ष्म जीवों का उपयोग करते हैं। जैसे जिस्ट का उपयोग अल्कोहल के निर्माण में किया जाता है, जिस्ट का उपयोग करके हम अल्कोहल बनाते हैं, फिर उस अल्कोहल का व्यापार किया जाता है, शराब बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। तो इन सूक्ष्म जीवों का उपयोग हम वाणिज्यिक या व्यापारिक रूप से भी कर सकते हैं। तो सीधा क्वेश्चन आए कि सूक्ष्म जीव हमारे लिए मित्रवत कैसे है, समझाइए। तो बच्चों उसके अंदर ये आपको 5 लाभ लिखने हैं सूक्ष्म जीवों के, कि सूक्ष्म जीवों से हम दूध, दही, ब्रेड, केक बना सकते हैं। सूक्ष्म जीवों के द्वारा हम वातावरण, सूक्ष्म जीव है वो वातावरण को स्वच्छ रखते हैं। सूक्ष्म जीव मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाते हैं, नाइट्रोजन चक्कर वगैरह स्थिरीकरण करते हैं नाइट्रोजन का, और मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाते हैं। फिर आप कहोगे इसका उपयोग औषधि रूप में किया जाता है, जैसे पेनिसिलियम के रूप में। फिर आप कहोगे व्यापारिक रूप में, वाणिज्यिक रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है, अल्कोहल बनाने में, शराब बनाने में, जिस सूक्ष्म जीव का उपयोग करके शराब बनाई जाती है, तो इसका उपयोग है वो व्यापारिक रूप से भी किया जाता है। तो ये तो हो गया कि सूक्ष्म जीव हमारे लिए मित्रवत कैसे है। अब हम एक एक करके इनसे पढ़ते हैं कि दूध से दही कौन सा सूक्ष्म जीव बनाएगा। तो बच्चों अगर आपसे क्वेश्चन आता है सीधा कि दूध से दही बनाने वाला, दूध से दही बनाने वाला कौन सा सूक्ष्म जीव है, तो सब जानते हो दूध से दही बनाने वाला सूक्ष्म जीव होता है जो जीवाणु होता है। कवक शैवाल न होकर के कौन होता है, जीवाणु, और उसका नाम है लैक्टोबैसिलस। क्या नाम है उसका, लैक्टोबैसिलस। तो सीधा क्वेश्चन आता है कौन से जीवाणु का उपयोग है वो दूध से दही बनाने में किया जाता है, तो हमें उत्तर करना है लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस का उपयोग है वो दूध से दही बनाने में किया जाता है। फिर देखो जैसे ब्रेड, केक, इसके निर्माण में, ब्रेड बनाने के लिए हम जिस्ट नामक सूक्ष्म जीव का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं, जिस्ट नामक सूक्ष्म जीव का उपयोग करते हैं। और यही जिस्ट नामक सूक्ष्म जीव जब हम ब्रेड बनाते हैं तो सीधा क्वेश्चन आता है कि ब्रेड बनाते समय जो गैस का उत्सर्जन होता है, जो गैस निकलती है, वो गैस कौन सी होती है, तो बच्चों वो गैस CO2 गैस होती है। कौन सी गैस निकलती है, CO2। CO2 कहें तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि ब्रेड निर्माण के वक्त कौन सी गैस का उत्सर्जन होता है, तो CO2 गैस का उत्सर्जन होता है।
कौन से सूक्ष्म जीव द्वारा ब्रेड बनाई जाती है? तो जीस्ट के द्वारा ब्रेड बनाई जाती है। फिर देखो, आपने कहा कि पर्यावरण को स्वच्छ कहते रखते हैं, तो मैंने कहा कि ये पर्यावरण के अंदर सड़े गले पदार्थों का अपघटन करके उनको प्रकृति में मिला देते हैं, जिससे पर्यावरण है वो स्वच्छ और शुद्ध रहता है। फिर देखो, हम बात करते हैं मिट्टी की उर्वरता को कैसे बढ़ाते हैं। जैसे इसका उदाहरण है राइजोबस। राइजोबस मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके मिट्टी की उपजाऊपन या उर्वरता को बढ़ाता है। फिर हम देखते हैं औषधि के रूप में। औषधि के रूप में बच्चों हम देखें तो ध्यान रखना, औषधि के रूप में जिस सूक्ष्म जीव का उपयोग हम पढ़ेंगे उसका नाम है पेनिसिलियम। पेनिसिलियम एक सूक्ष्म जीव है जो कवक है। पेनिसिलियम ये पेनिसिलियम आपको याद रखना है कि पेनिसिलियम एक कवक है। पेनिसिलियम किससे प्राप्त होता है? तो एक कवक से प्राप्त होता है पेनिसिलियम, और यही पेनिसिलियम औषधि के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। और ये पेनिसिलियम है, ये सर्वप्रथम या सबसे पहले खोजी गई एंटीबायोटिक है। सब सर्वप्रथम खोजी गई एंटीबायोटिक या प्रतिजैविक का नाम अगर आपसे पूछे तो ये पेनिसिलियम है। पेनिसिलियम किससे बनती है? कवक से बनती है। तो ये सर्वप्रथम बनाई गई, सर्वप्रथम बनने वाली प्रतिजैविक औषधि है। सर्वप्रथम बनने वाली प्रतिजैविक औषधि है, या इसको आप बोल सकते हो एंटीबायोटिक। सर्वप्रथम बनने वाली एंटीबायोटिक या प्रतिजैविक औषधि कौन सी है? पेनिसिलियम है, जो किससे बनती है? कवक से बनती है। इसके अलावा और भी आपके एंटीबायोटिक या प्रतिजैविक है, लेकिन सबसे पहले बनाई गई जिसका नाम था पेनिसिलियम। इसके अलावा टेट्रासाइक्लिन है, चाहे एजिथ्रोमाइसिन है, ये बाद में बनने वाली एंटीबायोटिक है। तो आपसे क्वेश्चन आता है कि एंटीबायोटिक या प्रतिजैविक के नाम लिखिए। तो एंटीबायोटिक या प्रतिजैविक में पेनिसिलियम हो गया, एजिथ्रोमाइसिन हो गया, टेट्रासाइक्लिन हो गया। ये तीन नाम आपको याद रखने हैं, पेनिसिलियम, एजिथ्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन। ये आपके बनने वाली प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक है। तो क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले बनने वाली एंटीबायोटिक का नाम क्या था? पेनिसिलियम। और किसने बनाई थी? तो नाम रखना है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा बनाई गई सबसे पहली प्रतिजैविक थी, जिसका नाम है पेनिसिलियम। कब बनाई थी? 1798 के अंदर। ये बच्चों याद रखना, 1798 के अंदर सबसे पहले बनने वाली प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक पेनिसिलियम थी। किसने बनाई थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बनाई थी। और किससे बनने वाली है? तो कवक से बनने वाली प्रतिजैविक है। प्रतिजैविक एंटीबायोटिक कवक से बनने वाली नाम है पेनिसिलियम। सर्वप्रथम बनाई गई थी, किसने बनाया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बनाया था। कब बनाया था? 1798 के अंदर बनाया था। कब बनाया था? 1798 के अंदर। इसके अलावा आपके एंटीबायोटिक या प्रतिजैविक में एजिथ्रोमाइसिन है। एजिथ्रोमाइसिन के अलावा टेट्रासाइक्लिन है। ये और आप याद रख लेना दो पेनिसिलियम के साथ। तो क्वेश्चन आता है कि प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक का नाम लिखिए, तो उसमें ये आपको नाम लिखना। फिर आता है कि व्यापारिक रूप से इस सूक्ष्म जीव का उपयोग कैसे किया जाता है। तो हम देखते हैं कि व्यापारिक रूप से सूक्ष्म जीवों का उपयोग कैसे किया जाएगा। तो हम नेक्स्ट देखते हैं कि व्यापारिक रूप से सूक्ष्म जीवों का उपयोग कैसे किया जाता है। तो बच्चों, व्यापारिक रूप से अगर सूक्ष्म जीवों के उपयोग की बात करें तो व्यापारिक रूप से सूक्ष्म जीवों का उपयोग है वो अल्कोहल बनाने में या शराब बनाने में किया जाता है। शराब या अल्कोहल बनाने में जिस सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है उसे हम कहते हैं जिस्ट। उसे हम क्या कहते हैं? जिस्ट। ये जिस्ट क्या करता है कि गेहूं है, जौ है, उनसे बनने वाली प्राकृतिक शर्करा को, उससे मिलने वाली जो प्राकृतिक शर्करा होती है, उस प्राकृतिक शर्करा को बदल देता है शराब या अल्कोहल के अंदर। गेहूं, जौ, चीनी, इसके अंदर मिलने वाली जो प्राकृतिक शर्करा है, उस प्राकृतिक शर्करा को बदल देता है, बोलो किसमें? शराब या अल्कोहल के अंदर। कौन? जिस्ट। तो जिस्ट का उपयोग व्यापारिक या वाणिज्यिक रूप से किया जाता है। इसके साथ साथ एक आता है आपके, इसमें हमसे पूछते हैं कि किण्वन क्या होता है। किण्वन की परिभाषा लिखिए। किण्वन क्या होता है? तो बच्चों, चीनी से अल्कोहल बनाना।
चीनी से अल्कोहल बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, किण्वन या फर्मेंटेशन। तो क्वेश्चन आता है कि किण्वन किसे बोलते हैं, तो आप कहोगे कि सर चीनी से अल्कोहल बनाने की प्रक्रिया, चीनी से अल्कोहल बनाने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, किण्वन। उसके बाद नेक्स्ट आता है, फिर हम इसमें देखते हैं वैक्सीन या टीके के बारे में, कि सूक्ष्म जीवों का उपयोग वैक्सीन या टीके के बारे में भी किया जाता है। टीके में भी, वैक्सीन या टीके में भी सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। तो सुनिए, वैक्सीन या टीके का मतलब क्या हो गया। वैक्सीन या टीके का मतलब हो गया कि मृत सूक्ष्म जीवों को हमारे शरीर में प्रतिरक्षा को पैदा करने के लिए, हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता पैदा हो जाए, उसके लिए मृत सूक्ष्म जीवों को हमारे शरीर में प्रवेश कराया जाता है। वही क्या होता है, वैक्सीन या टीके। वैक्सीन या टीके में मृत सूक्ष्म जीवों को हमारे शरीर में प्रवेश कराया जाता है, जिससे भविष्य में वो सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में प्रवेश करेगा तो हमारा शरीर उसके प्रति प्रतिरक्षा तैयार करेगा, एंटीबॉडी तैयार करेगा। उसे हम क्या बोलते हैं, वैक्सीन या टीका। क्वेश्चन आता है कि वैक्सीन या टीका क्या है। तो वैक्सीन या टीका उस रोग से संबंधित मृत सूक्ष्म जीव होता है जो हमारे शरीर में प्रवेश करवाया जाता है, जिससे हमारा शरीर उस सूक्ष्म जीवों से भविष्य में लड़ने के लिए तैयार रहे, हमारे शरीर में उस सूक्ष्म जीव के लिए एंटीबॉडी या प्रतिरक्षा बने। उसे हम क्या बोलते हैं, वैक्सीन या टीका। और इस वैक्सीन या टीके की सबसे पहले खोज किसने की थी, अगर आपसे पूछे कि वैक्सीन या इस टीके की सबसे पहले खोज किसने की थी, तो आपको बताना है कि 1798 के अंदर, 1798 के अंदर एक वैज्ञानिक थे जिसका नाम है एडवर्ड जेनर। जिसका क्या नाम है बच्चों, एडवर्ड जेनर। और इसी एडवर्ड जेनर ने सबसे पहले, इसी एडवर्ड जेनर ने सबसे पहले टीके की खोज की थी। और वो टीका खोजा गया था चेचक बीमारी का था। कौन सी बीमारी का था, चेचक बीमारी का। तो क्वेश्चन आपसे पूछते हैं कि सर्वप्रथम किस बीमारी से संबंधित टीका खोजा गया था, चेचक का। किसने खोजा था, एडवर्ड जेनर ने खोजा था। कब खोजा था, तो 1798 के अंदर खोजा गया था। कब खोजा गया था, तो आप क्या बोलोगे, 1798 के अंदर खोजा गया था। किसने खोजा था, एडवर्ड जेनर ने खोजा था। कौन सी बीमारी से संबंधित था, चेचक बीमारी से संबंधित था। तो वैक्सीन या टीके के बारे में आपको पता चल गया कि सर वैक्सीन या टीका मरे हुए या मृत सूक्ष्म जीव होते हैं जो हमारे शरीर में प्रवेश करवाए जाते हैं, जिससे भविष्य में उस जीव से संबंधित कोई भी सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में प्रवेश करेगा तो हमारा शरीर उसके प्रति प्रतिरक्षा, एंटीबॉडी तैयार करे, उससे लड़ने की ताकत पैदा करे। उसे हम क्या बोलते हैं, वैक्सीन या टीका। इस वैक्सीन या टीके की सबसे पहले खोज की थी एडवर्ड जेनर ने। और सर्वप्रथम जिस बीमारी के लिए खोजा था उसका नाम था बीमारी का चेचक बीमारी, और 1798 के अंदर। देखो पीछे हमने एक डेट लिखी थी एडवर्ड फ्लेमिंग वाली, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की जो डेट लिखी थी वो उसको आप 1929 कर लेना। फ्लेमिंग की एक डेट लिखी थी हमने, उस फ्लेमिंग की जो पेनिसिलियम की खोज करने वाले थे उसकी डेट आप 1929 कर देना। 1929 के अंदर पेनिसिलियम की खोज हुई थी। पेनिसिलियम की खोज 1929 के अंदर हुई थी, जबकि एडवर्ड जेनर ने टीके की खोज 1798 में की थी। टीके की खोज 1798 में हुई थी, पेनिसिलियम की खोज 1929 में हुई थी। फ्लेमिंग ने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने खोजी थी। पेनिसिलियम कवक से बनाई जाने वाली पहली प्रतिजैविक औषधि थी। तो ये हमने बात कर ली है सूक्ष्म जीव मित्र हमारे लिए कैसे है। अब हम बात करते हैं सूक्ष्म जीव हमारे लिए हानिकारक कैसे है, हमारे लिए शत्रु कैसे है। तो अब हम देखते हैं कि सूक्ष्म जीव शत्रु कैसे है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा सूक्ष्म जीव शत्रु कैसे है हमारे लिए। तो देखिए इसमें सबसे पहला आता है कि सूक्ष्म जीव शत्रु हमारे लिए हैं क्योंकि सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में रोग पैदा करते हैं, बीमारियां पैदा करते हैं। तो सबसे पहला सूक्ष्म जीव हमारे लिए शत्रु क्यों है, तो आप कहोगे क्योंकि सूक्ष्म जीवों द्वारा हमारे शरीर में रोग या बीमारियां पैदा की जाती है, बीमारियां उत्पन्न करते हैं, बीमारियां पैदा करते हैं। सूक्ष्म जीव बीमारियां पैदा करते हैं, इस कारण हम इनको हमारे शरीर के शत्रु मानते हैं।
पहला। दूसरा आता है कि सूक्ष्म जीव है, वो सूक्ष्म जीव क्या करते हैं कि अगर हमारे भोजन को हम लंबे समय तक बाहर रख दें और लंबे समय तक भोजन को बाहर रखने पर सूक्ष्म जीव भोजन को खराब कर देते हैं। तो दूसरा हो जाएगी हानि कि हमारे खाद्य पदार्थों को खराब कर देते हैं सूक्ष्म जीव, खाद्य पदार्थों को खराब कर देते हैं। ये हो गई दूसरी हानि या शत्रु के रूप में दूसरी पॉइंट। तीसरा पॉइंट आता है कि ये सूक्ष्म जीव केवल मनुष्य में रोग पैदा नहीं करते हैं, ये सूक्ष्म जीव पादपों के अंदर भी, जंतुओं के अंदर भी रोग पैदा करते हैं। तो फिर हम पढ़ेंगे पादपों में सूक्ष्म जीव रोग कैसे पैदा करते हैं। पादपों में रोग उत्पन्न करना, रोग उत्पन्न करना, यह शत्रु के रूप में या हानि के रूप में तीसरा पॉइंट हो जाएगा। वापस बताता हूं, सूक्ष्म जीव शत्रु का मतलब हो गया कि कुछ सूक्ष्म जीव ऐसे हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए, वातावरण के लिए, जहां पेड़ पौधे और जीव जंतुओं के लिए हानिकारक है, उन सूक्ष्म जीवों को हम सूक्ष्म जीव शत्रु पढ़ते हैं। अब सूक्ष्म जीव शत्रु के रूप में पहला पॉइंट आता है कि सूक्ष्म जीव है वो हमारे शरीर में रोग या बीमारियां पैदा कर देते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव आपने पढ़ा है पीछे की लाभदायक भी है, तो कुछ सूक्ष्म जीव हमारे लिए हानिकारक है, उसी को हम शत्रु के रूप में पढ़ेंगे। फिर देखो दूसरा आता है कि सूक्ष्म जीवों के द्वारा हमारे खाद्य पदार्थों को खराब कर दिया जाता है, इसलिए सूक्ष्म जीव हमारे लिए शत्रु है। और फिर तीसरा पॉइंट आता है कि पादपों में रोग पैदा कर देते हैं सूक्ष्म जीव, इस कारण सूक्ष्म जीव है उनको हम शत्रु के रूप में भी पढ़ते हैं। तो बच्चों हम नेक्स्ट वीडियो में इन 3 पॉइंट के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे और इसके बाद इस पाठ का अंतिम टॉपिक है नाइट्रोजन चक्र। फिर हम पढ़ेंगे नाइट्रोजन चक्र के बारे में। तब तक आप इस वीडियो को देखें। अगर आपने सोडा क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से आपको अगला वीडियो है उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा। थैंक यू।